मित्रों, ओम प्रकाश जिंदल जी का तीसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। सियासत में सियासी गद्दी भी धन दौलत का सरमाया भी ओम प्रकाश जिंदल जी के लिए अभी विरासत में सियासी गद्दी भी धन दौलत का सरमाया भी खुश किस्मत है नवीन जिंदल, तेरी तुझे पिता से शोहरत शान और बहुत कुछ विरासत में तैयार मिला है। थाली में सजाया भोजन तैयार मिला है, छप्पड़ फाड़ के जैसे मिला गरीब के घर में जैसे अथाह पैसे का भंडार मिला है। 22वां, जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में सियासी सिंहासन है। विशाल परिसर, भव्य बंगला व नौकर चाकर हैं। निजी सेक्रेटरी स्टाफ व आगंतुक का आदर सत्कार बहुत ज़्यादा करते हैं। बंगले का अंदर बाहर संपूर्ण परिवेश पूर्णतः कांग्रेसमय रहता है। आने जाने वाले को वक्त के अनुसार भोजन, चाय, पानी और स्नैक्स मिलता है और उसका बहुत ज़्यादा आविर्भाव होता है। पावर जनरेशन जिंदल स्ट्रिप्स कोल माइंस। अब इसमें रोहताश गुप्ता कवि जो है बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या कर लिया, कि कहाँ तो हिसार में सिर्फ बाल्टियाँ बनाता था और बाल्टी से स्टील पाइप्स बनाता था, और उसके बाद में कहाँ पहुँच गया, कौन? ओम प्रकाश जिंदल। 23वां, पावर जनरेशन जिंदल स्ट्रिप्स कोल माइंस, क्रोम, अलॉय, क्रेन उद्योग, हैवी मशीनरी, समस्त भारतवर्ष दूर दूर तक दर्जनों देशों में व्यापार है। देश हित में कारोबार किया है। केवल मुनाफा ही नहीं उसका आधार है। बहुत पैसा लगाता है दूसरे कामों में। ओम प्रकाश ने पश्चिमी बंगाल कलकत्ता समीप लिलुआ गांव में 42,000 रुपये से किया था कारोबार। जिंदल उद्योग घराने का आज अपना विशाल वहाँ औद्योगिक साम्राज्य है। भारत का चौथा, हरियाणा के सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है। और जब मैंने किताब लिखी 13-14 में, उस समय चौथा सबसे बड़ा संस्थान था। 25वां स्टेंजा, टाटा स्टील से टूटी फूटी पाइपें कबाड़ में खरीदते थे। पॉलिश मुरम्मत कर बेच देते थे। इसी पर शिकायत पहुंची, टाटा दफ्तर पेशी हुई। ओम प्रकाश जिंदल की तुरंत फैसला हुआ, बड़ी पाइपें छड़ें 2-2 फुट के टुकड़ों में काटी जाएं और उसके 2-2 फुट के टुकड़ों में काट कर ही फिर जिंदल को बेची जाएं। उनको ये पता लगा 6-6 फुट की पाइप मिल रही है और उनको बना के बेच रहा पॉलिश करके। तो फिर टाटा ने कहा 2 इसी को दो, लेकिन 2-2 फुट की काट दो इनको। तो आगे देखो क्या किया ओम प्रकाश के दिमाग ने, कमाल किया। जब वो टाटा स्टील ने उसको 2-2 फुट की पाइपें दी 6 फुट की बजाय, तो उसने देखो क्या क्या किया। ओम प्रकाश के दिमाग ने कमाल किया, बढ़िया सॉकेट्स बनाए। उनसे सॉकेट बनाने शुरू कर दिए, 2-2 फुट की मिली सॉकेट। बढ़िया सॉकेट्स बनाए, पाइप जोड़कर जर्मनी को बेच दिए। सॉकेट बनाए और 2-2 फुट के थे, उनको सॉकेट से जोड़ दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे एक ये पाइप है 2 फुट का, एक पाइप ये है 2 फुट का, और बीच में उसने सॉकेट बना लिए। और सॉकेट, ये सॉकेट है लाल वाला, ये सॉकेट बीच में लगा के 2 फुट का पाइप ये हो गया और 2 फुट का ये हो गया, जोड़ दिए दोनों और पॉलिश करके और जर्मनी भेजने शुरू कर दिए। दिमाग देखो अगले का और हिम्मत देखो। तो वो कह रहा ओम प्रकाश जिंदल ने कमाल किया, बढ़िया सॉकेट्स बनाए, पाइप जोड़कर जर्मनी को बेच दिए। यह जिंदल का अवैध दिमागी कमाल था, जिसकी बदौलत ओम प्रकाश जिंदल ने उद्योग जगत में तख्ते पलट दिए। छोटे से कारोबार से औद्योगिक जगत के महानतम इदारे सर्जित किए ओम प्रकाश जिंदल ने। 26वां एपिसोड तीसरे का। सन 1991 में भारत सरकार का आर्थिक संतुलन था बिगड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज का जखीरा था बिल्कुल खत्म हुआ। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बने थे चौधरी चरण सिंह और उसके बाद में चंद्रशेखर जी, उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो गया था। अब उस समय देखो इसने क्या किया। सन 1991 में भारत सरकार का आर्थिक संतुलन था बिगड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज का जखीरा था बिल्कुल खत्म हुआ। फॉरेन एक्सचेंज का सरकारी जखीरा था बिल्कुल खत्म हुआ। भारत में उद्योग जगत को हैवी मशीनरी आयात करना मुनासिब न था। तभी ओम प्रकाश जी ने रायपुर में
रायपुर छत्तीसगढ़ में। तभी ओम प्रकाश जी ने रायपुर में स्टील पाइप बनाने का, हैवी मशीनरी बनाने का कारखाना था स्थापित किया। हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैवी मशीनरी बाहर से मंगा नहीं सकती थी क्योंकि पैसे नहीं थे। तो इसको पता लग गया कि हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, तो उसने पाइप के साथ साथ हैवी मशीनरी वहाँ रायपुर में बनानी शुरू कर दी। दिमाग देखो, चाहे सिर्फ 6 जमात पास था, सिर्फ 6 जमात, वो भी गांव से, हिसार के पास से। मैं तो उनसे कितनी बार मिला हूँ। चाहे सिर्फ 6 जमात पास था ओम प्रकाश जिंदल, और इंजीनियरिंग डिग्री की बात तो दूर रही, कभी हाई स्कूल भी न जा सका था जिंदल, पर मशीन संरचना पर कमांड थी इतनी, पढ़े लिखे इंजीनियरों से भी बड़ा इंजीनियर था। ध्यान से सुनते जाओ क्या क्या बातें आएंगी। मुश्किल के समय क्रेन डिज़ाइन की नहीं थी, अपना आपने क्रेन डिज़ाइन की। और एक चौक था, चौक लेके, अब आगे आएगा, चौक ले लिया और नीचे ज़मीन पर बैठ जाता था जैसे गांव वाला बैठ जाता है, और गांव वाला ही था, और चौक से ही उसका डिज़ाइन बना दिया उसने फैक्ट्री के अंदर ही मशीन उसके क्रेन का बनाने का। देखिए दिमाग देखिए। तो मुश्किल के समय क्रेन डिज़ाइन की नहीं थी, स्टील पाइप बनाने की हैवी मशीनरी भी खुद इजाद की थी। बड़ी से बड़ी मशीनों को बारीकी से बारीक जानकारी रखता था, बड़ी से बड़ी मशीनों की बारीकी से बारीकी जानकारी रखता था। रेत की पट्टी पर, फर्श की सतह पर, रेत की पट्टी पर रेत मंगा लेता था। थोड़ा सा रेत बना लिया, चौकोर बना कर उसके ऊपर रेत की पट्टी पर, फर्श की सतह पर छोटी उंगली से वह चाक से नए नए डिज़ाइन बना लेता था। ओम प्रकाश जिंदल विशेषज्ञों को भी यूं इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में चकित कर देता था। तभी तो घारकर नामक लेखक ने ओम प्रकाश जी की जीवनी कथा पुस्तक का नाम रखा है। क्या नाम रखा उनके ऊपर? उनकी जीवनी लिखी है धारकर, एक राइटर हुए हैं, उन्होंने ओम प्रकाश जिंदल जी की जीवनी लिखी है, तो उनके बारे में वो ये कह रहा है। तभी तो धारकर नामक लेखक ने ओम प्रकाश जी की जीवनी कथा पुस्तक का नाम रखा है द मैन हु टॉक्ड टू मशीन्स। द मैन हु टॉक्ड टू मशीन्स मतलब मशीनों से, वो आदमी जो मशीनों से बात करता था। तो द मैन हु टॉक टू मशीन्स, मशीन ही ओम प्रकाश जिंदल की प्रियसी थी, मशीन ही ओम प्रकाश जिंदल की प्रियसी थी, बिलव्ड थी, मशीन से ही उसका लगाव था। 30वां और इस एपिसोड का अंतिम, ओम प्रकाश जिंदल जी मैन ऑफ डेस्टिनी थे। मैन ऑफ डेस्टिनी थे एक्चुअली, वो जो अपना आप खुद अपने तकदीर बनाए वो थे। वो ओम प्रकाश जिंदल जी मैन ऑफ डेस्टिनी थे, असंख्य देशवासियों के खातिर प्रेरणा के स्रोत थे और प्रेरणा के स्रोत हैं। जहाँ दीवारें दिखाई देती थी वहीं दरवाजे बना देते थे, परोपकारी थे, देश के हित में सोचते ही रहते थे। ये बात बतानी शुरू करूँगा जरूर कि वो ये कहते थे कि जिस आदमी ने कुछ काम करना है वो दीवार में, बड़ी दीवार में भी अंदर जाने के लिए वहाँ दरवाजे बना देगा, ये कहते थे वो। 31वां सोचते रहते थे।